हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी सही होंगे, सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, आज मेरा वीडियो जो है वो पढ़ाई से इतर है, थोड़ा सा आपके लिए अतिरिक्त जानकारी के लिए है। अच्छा लगे तो आप पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। देखिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 12 जून, ये क्लियर लिखा ही हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। बाल श्रम दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम दिवस क्यों मनाते हैं, हल्की फुल्की जानकारी आपको ज़रूर होगी। बाल श्रम क्या है ये भी आपको पता होगा। मैं थोड़ा सा और इसके आगे ले चलूँगा आपको, बाल श्रम और उसके मसीहा ऑनेबल कैलाश सत्यार्थी, जो नोबल पुरस्कार विजेता हैं 2014 के, ठीक है। तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक है। ये दिवस, ये दिन क्यों मनाया जा रहा है? तो द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO जो है, यूएन की एक बॉडी है, ठीक है। तो इन्होंने चाइल्ड लेबर डे 2002 में स्टार्ट किया। क्यों किया? कि ग्लोबल एक्सटेंट ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है, वैश्विक स्तर पर जो ये समस्या है, चाइल्ड लेबर की जो समस्या है, ये लोगों तक इसकी पूरी जानकारी लोगों को पहुंचे, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए, और पूरे एफर्ट के साथ इससे एलिमिनेट, इस चीज़ को ख़त्म किया जा सके, ठीक है। ईच ईयर ऑन 12 जून को ये इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको मनाते हैं, ठीक है। अब इसकी थीम इस साल की क्या है? प्रोटेक्ट चिल्ड्रन इन कोविड-19 टाइम्स, ठीक है। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखना होगा कोविड-19 के दौरान, ठीक है। अब क्यों? आपको पता ही है कि इस वक्त कोविड-19 का वक्त चल रहा है, बहुत भयंकर स्थिति पूरी दुनिया में चल रही है। तो इस वक्त हमारे बच्चों को सुरक्षित रखना, आपको सुरक्षित रखना, हमें सुरक्षित रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। आप बच्चे हैं, आपसे छोटे वाले बच्चों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप माता पिता हैं तो उन माता पिताओं के बच्चों को उनका ध्यान, मतलब मेरे व्यूवर्स, मेरे स्टूडेंट्स, जो भी सुन रहे हैं, ठीक है, सिर्फ स्टूडेंट नहीं, जो भी सुन रहे हैं उन सब के लिए ये मैसेज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाल श्रम। अब देखिए, चाइल्ड लेबर है क्या? देखिए, हल्की फुल्की जानकारी आपको पता है, लेकिन इसमें भी 2 पॉइंट्स निकल के आते हैं। बाल श्रम सामान्यतः ये है कि बालकों को आप किसी भी कार्य का ज़बरदस्ती काम कोई नहीं करा सकते, ठीक है। खास करके उनको दास बना करके, उन्हें गुलाम बना करके, परिवार से अलग कर ज़बरदस्ती काम कराना, इसमें बिल्कुल मतलब आप नहीं करा सकते। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा कोई करता है किसी बच्चे के साथ, तो फिर वो बाल श्रम की श्रेणी में आ जाता है और वो अपराध की श्रेणी में चला जाता है। बच्चों का व्यापार, ये अब इस बच्चों के व्यापार में आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है, मतलब झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, मतलब खास करके कुछ गरीब स्टेट्स जो रही हैं देश की, उनके बच्चों की, उनको वहाँ के लोग उन अपने बच्चों को गिरवी रख करके वहाँ से मतलब ज़मीन और आगे के काम करते हैं, अपनी गिरवी रख करके दूसरे लोगों के पास चले जाते हैं, ज़मींदार सीमांतों के पास अपने बच्चे को छोड़ करके। और ऐसा कई बार देखा गया कि बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे बच्चों को लाया जाता है छोटे शहरों से, और उनके साथ अभद्र व्यवहार, गलत व्यवहार, गंदी बातें और शोषण, अलग अलग तरह के शोषण उनके साथ किए जाते हैं। तो ये सब बाल श्रम की कैटेगरी में ही आता है। हालांकि बाल शोषण एक अलग टर्म है, लेकिन फिर भी वो बाल श्रम की श्रेणी में इसी वजह से आता है क्योंकि एक्सप्लोटेशन जो कि होता है। आगे के पॉइंट इसमें है कि कम उम्र में काम में लगाना, ठीक है। देखिए, काम में लगाना बच्चे को, मतलब एक व्यावसायिकरण में काम में लगाना, वो थोड़ा अलग पॉइंट है, मैं आगे आऊँगा इस बात पे। लेकिन एकदम कम उम्र में बच्चे को काम पर लगाना, ये एकदम जघन्य अपराध है। बच्चों को गंभीर रोगी होने के बाद उसे छोड़ना, कभी कभी ऐसा, अक्सर ऐसा देखा गया, नॉट कभी कभी, कि हमेशा ये देखा गया है कि कोई बच्चा अगर किसी जगह काम कर रहा है तो जब वो बीमार हो जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, भीख मांगने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये भी बाल श्रम की कैटेगरी का ही है। और घातक कार्य, भारी कार्य करवाना, ठीक है। सरकार की कुछ सूची है, नियमित एक प्रणाली है कि अगर बाल श्रम बच्चे को काम करना पड़ रहा है तो एक कुछ काम ऐसे हैं जो बच्चा कर सकता है, वो भी उसकी शिक्षा खराब ना हो, उसकी पढ़ाई खराब ना हो और उसकी मानसिक स्थिति खराब ना हो। लेकिन उससे इस तरह की गलत काम कराना और ऐसे खतरनाक काम कराना, जैसा कि आप देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, आपने देखा होगा। पाकिस्तान का मैं उदाहरण ले लूँ, अगर तालिबान, अफ़गानिस्तान का उदाहरण ले लूँ, बंदूक ले करके बच्चे क्या कहते हैं, अपने फ़ोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग लेवल पे आकर के
और वो गलत कार्य कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, कल कारखानों में काम कर रहे हैं, ढाबों पे काम कर रहे हैं, ठंड में बेचारे बच्चे चाय के दुकानों पे काम कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से गलत है, क्योंकि उससे उनकी जान को खतरा है, उससे उनकी बीमारी का बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसमें खास करके फ़िरोज़ाबाद का नाम था, उसमें अलीगढ़ का नाम था कि यहाँ पे जो ताला की इंडस्ट्री, अलीगढ़ में ताले की इंडस्ट्री है, फ़िरोज़ाबाद में कांच की चूड़ियों की इंडस्ट्री, यहाँ पे लाखों लाखों बच्चे काम कर रहे हैं और सरकार की नज़र इन पर नहीं पड़ती है। ठीक है, ये जो खामियां हैं, इसी की वजह से आज भी 70 साल बाद भी हम ये विषय को डिस्कस कर रहे हैं। कारण क्या है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यह भी है। आगे बढ़ते हैं। बाल श्रम स्वीकार्य माने स्वीकार्य में एक्सेप्टेबल है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इसमें अपवाद के तरीके से कि स्कूल से वापस आकर गर्मी की छुट्टियों में पारिवारिक व्यवसाय पर कार्य कर सकता है बच्चा। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि स्कूल से वापस आने का तात्पर्य यहाँ पे कि जो उसकी एजुकेशन में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, और वो भी जो फैमिली बिजनेस है उसमें वो सपोर्ट कर सकता है, अगर वो मतलब माता पिता अलाउ करते हैं तो। लेकिन कानून में इसकी सूची है, मतलब सूची इन द सेंस एक पूरी इंडेक्स है कि कौन कौन से काम में वो कर सकता है। जैसे कि जानलेवा कार्य कोई नहीं कर सकता, कोई खतरनाक काम वो नहीं कर सकता। दूसरा पॉइंट इसमें है बाल कलाकार, जो हमारे एक्टर्स होते हैं उनके लिए ये चीज़ है कि, लेकिन उसमें भी यह है कि ऐसा कोई कार्य नहीं कराया जा सकता उस बच्चे से कि जिससे उसकी शिक्षा, शारीरिक व मानसिक स्थिति पर कोई खतरा हो। ठीक, अब देखिए बालकों पर अत्याचार। अब इसके बाद क्या होता है कि बालकों, मतलब ये तो पॉइंट स्वीकार्य वाला तो हो गया। अब उसके जो मैं पहले बता रहा था बाल श्रम, तो उसमें होता क्या है कि बच्चा अगर काम पे लगा भी हुआ है तो बच्चा समझ के उसको पूरा मेहताना नहीं मिलता है। ऐसा देखा गया कि एवरेज 90 रुपये उसको महीने में मिलते हैं। कभी कभी 12 घंटे काम करने के बाद उसे 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये। ठीक है, ये मैंने कोई बहुत पुरानी रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ, 2014 से लेकर के 2017 तक की रिपोर्टों में ये दिया कि 90 रुपये महीने उसको मिलते हैं। किस हिसाब से? तो ये पूरा मेहताना ना मिलना। शारीरिक शोषण, ठीक है, अब उसके बाद क्या, शारीरिक शोषण में मारना, उसको एक दंडात्मक मतलब तरीके से उसको मारना, पिटाई करना, और उसके साथ गलत व्यवहार करना। ठीक है, मानसिक उत्पीड़न, उसे टॉर्चर करना। ठीक है, एक मतलब बच्चा ये सारी चीज़ें झेल रहा है, वो कितना कितना मतलब बच्चा एक कली के समान होता है, एक छोटे से पौधे, एक फूल की तरह होता है। यौन शोषण, अब ये सबसे भयंकर शब्द है, और इस शब्द में ही सब कुछ मतलब कहना चाहिए कि सब कुछ तबाह हो जाता है। अगर हमारी सभ्यता कितनी भी पढ़ी लिखी है, अगर हमारे समाज में बच्चे यौन शोषित हो रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है और ये हमारी असफलता है। ठीक है, न्यूज़पेपर आप पढ़ते ही होंगे, न्यूज़ देखते ही होंगे, लगातार कितनी घटनाएं इस पर होती जा रही है, और घटनाएं हो रही हैं इसीलिए ये डिस्कशन करना पड़ रहा है। ऐसे न जाने कितने बच्चे होते हैं, ऐसे न जाने कितने बच्चे होते हैं जो अपने परिवार के ही सदस्यों के द्वारा यौन शोषित किए जाते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ किए जाते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट उनका किया जाता है, और वो बच्चे बेचारे बता नहीं पाते। इसीलिए हमारे स्कूलों में CBSE के द्वारा गुड टच एंड बैड टच सिखाया जाता है, बताया जाता है। गर्ल्स को भी सेपरेटली बताया जाता है, बॉयज़ को भी बताया जाता है। तो आप इससे झिझकिए मत। अगर आपके साथ ऐसी कोई समस्या आ रही है तो अपने माता पिता के साथ डिस्कस कीजिए। ठीक है, मैं हालांकि अभी बाल श्रम पे बात कर रहा था, लेकिन यौन शोषण पे आकर के ये अलग अलग बैकग्राउंड्स पर डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हर बच्चे के साथ सारी जो पॉइंट्स हैं वो थोड़ी ना घटने लगेंगे। किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा। तो जब तक वो डिस्कशन नहीं करेगा, बताएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और यही चीज़, इसी चीज़ की जानकारी रखने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, आपको जानकारी दी जा रही है, और इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपको अवेयर होना है, क्योंकि बिकॉज ये इसी का नाम शिक्षा है, इसी का नाम जीवन है, इसी का नाम अवेयरनेस है, इसी का नाम जागरूकता है। ठीक है, इस सब के चलते जब सारे पॉइंट्स ऊपर के हो जाते हैं तो बचपन का अंत हो जाता है, बचपन खत्म हो जाता है बच्चों, बचपन खत्म हो जाता है। और उस बचपन को खत्म नहीं करना है हमें। बचपन अगर खत्म कर दिया तो हमारा भविष्य क्या होगा? ठीक है, समझ रहे हैं? वैसे आपको इसकी और भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अब बाल श्रम के कारण क्या होते हैं? देखिए, बाल श्रम का सबसे मुख्य कारण तो यही है कि असहाय बच्चा जब गरीबी के कारण कमाने के लिए मजबूर है, उस बच्चे के माँ बाप नहीं है, उस बच्चे के साथी नहीं है, उस बच्चे का कोई नहीं है,
तो वो गरीब है, ऑब्वियसली बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है गरीब होगा, ठीक है। तो मतलब अगर इसमें एक विषय देखा है तो सिर्फ गरीबी के कारण ही पूरा बाल श्रम चल रहा है, बाल श्रम है, अदरवाइज नहीं होता। अगर देश में गरीबी ना हो या दुनिया में गरीबी ना हो तो वो इस चीज़ से बचा जा सकता है। घरेलू गरीबी के कारण पैसे कमाने के लिए मजबूर, ठीक है। ये अक्सर गाँव में, शहरों में, सब जगह देखने को मिलता है कि घर में पैसे नहीं है इसलिए बच्चे को काम पे लगाना पड़ता है। किसानों के साथ बच्चे काम पे, किसान मतलब उनके माता पिता किसान है, वो बच्चे काम पे, ठीक है। काम करना गलत नहीं है, लेकिन शिक्षा का नुकसान नहीं होना चाहिए, आपके शरीर का नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। शिक्षा का अभाव एवं अवसर गवा देना, ठीक है। अब इसका भी एक और है, जो बहुत सारे अच्छे स्कूलों, मतलब सरकारी स्कूलों में बच्चे एडमिशन लेते हैं और वो 5th क्लास के बाद, बच्चियां खास करके ऐसा है कि 5th क्लास के बाद वो बच्चियां स्कूल छोड़ देती हैं। उसका रीज़न क्या है कि घर में काम करना है, ठीक है। माँ बाप तो काम करने जाएंगे और घर में क्या कहते हैं, वो बच्ची रोटी खाना वाना इत्यादि बनाएगी। तो इसमें क्या हुआ, लैक ऑफ एजुकेशन, माने पेरेंट्स की भी लैक ऑफ एजुकेशन है और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को गवा दिया। क्योंकि जिस उम्र में बच्चे की पढ़ाई होनी है वो उसी उम्र में होनी है, वो फिर आप 30 या 35 साल की उम्र में वो बच्चे की पढ़ाई नहीं करवा सकते। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी, और इस कारण से जनरेशन बाई जनरेशन वो गरीब, वो परिवार, वो संतति गरीब रह जाती है। और फिर क्योंकि समाज तो यही है ना, जाति धर्मवादों में बटा हुआ, ये भी क्यों बटा हुआ है, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ नॉलेज और इस लैक ऑफ अवेयरनेस, और इसकी वजह से समाज में असमानताएं फैलती हैं, अनइक्वलिटी, और फिर अपॉर्चुनिटी की कमी होने लगती है। वही है लास्ट पॉइंट, अवसरों की कमी। तो जब आप इतने सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं तो मैं, ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी मुझे सुन रहा है, मैं ईश्वर से सच में प्रार्थना करता हूँ कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ ना घटे, लेकिन अगर घटे तो इसमें चुप नहीं रहना है, और ये ना घटे इसलिए हमें जागरूक रहना है, तैयार रहना है। तैयार नहीं, गलत वर्ड बोल दिया, लेकिन हाँ, मतलब हमारे साथ अवस्था इस तरह की हो ही ना पाए, हम इतने अच्छे रहें, अच्छे जानकार रहें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके साथ ये सब घटता है, और किसी के साथ ना घटे। और हम अच्छी सिचुएशन है, हमारे माता पिता इतने अच्छे, हमारे माता पिता इतना इतना हमारा ध्यान रखते हैं, इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, इतने अच्छी पढ़ाई कराते हैं, इतना अच्छा खाना प्रोवाइड कराते हैं, इतने अच्छे कपड़े प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है अच्छा नागरिक बन के उनके लिए कुछ अच्छा करने की, इस समाज के लिए कुछ अच्छा करने की? तो आप इस नज़र से भी मेरी बात को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बालकों के अधिकार, ये आपको पता ही हुआ, RTE, राइट टू एजुकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया 86, ठीक है, 2002 में, और 21A जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, और फिर वो 21A जो है RTE एक्ट के नाम से जाना गया, और 1 अप्रैल 2010 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी, कौन करेगा, इंडिया, टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा देना राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, पूरी जिम्मेदारी है, और उस बच्चे का फंडामेंटल राइट, माने आप बच्चों का मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार समझते हैं, मतलब हमारा ये, मतलब एक तरीके से जन्म सिद्ध अधिकार, ये हमारा अधिकार है, इसे तो कोई छीन ही नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं, इतने सारे नियम हैं, इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे एक्ट्स बने हुए हैं, ये सारे मैं पढ़ने वाला नहीं हुई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तहत बच्चों के साथ ही जुड़े हुए हैं। फिर भी उसके साथ भी हमारे यहाँ पूरी दुनिया में, इंडिया में आज भी बाल श्रम, बाल शोषण अत्यधिक स्तर पर होता है। आंकड़े देख लेते हैं, 152.1 मिलियन चाइल्ड लेबर्स वर्ल्ड वाइड, में पूरी दुनिया में 152 मिलियन लोग, बच्चे जो हैं इस चाइल्ड लेबर में फंसे हुए हैं, ठीक है। और इंडिया की स्थिति आप देखिए, 5 से 14 साल के लेवल पे कहा है सेंसस 2011 के हिसाब से 10.1, ठीक है। तो अब ये सारे कौन बच्चे हैं, इसमें पता है, इसमें 2 तरह के बच्चे हैं। एक तो वह बच्चे भी हैं जो मतलब अपने घर के लिए काम भी कर रहे हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं, और इसमें फोर्स वाले भी हैं, ठीक है। तो फोर्स का तात्पर्य मतलब मजबूर हैं और किसी न किसी तरीके से फंसे हुए हैं, बंधुआ मजदूर की तरह फंसे हुए हैं, किसी न किसी तरह से फंसे हुए हैं, और उन तक ही पहुंचना है सरकार को, हमको, आपको, NGOs को।
इनको कैसे सुधारा जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे, आगे देखते हैं। ये अभी एक इंडिया की रैंक आई थी, एक उसमें इंडिया की रैंक थी चाइल्डहुड इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें 176 कंट्रीज़ में से 113वां स्थान हमारा था। 2018 में ये 116वां था, तो हम सुधर गए, यहाँ पे 113 हुआ, ठीक है। और क्यों सुधरे, क्या इसमें लगातार प्रयास होते हैं। देखिए इसके मतलब कैसे इन चीज़ों को किया जा सकता है हैंडल। व्हाट टू डू अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। सबसे पहले मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, अवेयर योर सेल्फ एंड डू अदर अबाउट एक्सप्लॉयटेशन। आप खुद जागरूक बनिए और प्रताड़ना के प्रति लोगों को जागरूक कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको बैनर लेकर के जाकर के सड़क पे खड़े हो जाना है। आपकी सेम एज के बच्चे आपके खानदान में 5 से 10, 20, 50 सब हो सकते हैं। अच्छी बात है, हेल्दी डिस्कशन कीजिए, उनको बताइए। अगर वो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और उनसे नई जानकारी लीजिए। और वो नहीं जानते हैं तो क्या कहते हैं, उनको बताइए। टिकटॉक और पबजी की दुनिया से बाहर आइए मेरे बच्चों, बाहर आइए। डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आप किसी समस्या में हैं तो सबसे पहले तो बिल्कुल बेझिझक हेल्प मांगिए अपने माता पिता से, लोगों से, किसी से भी। क्योंकि अगर आप लोगों को बताएंगे नहीं, अपने माता पिता को बताएंगे नहीं, तो आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा, तब क्या करेंगे। ईश्वर ना करे कि कभी किसी के साथ कुछ गलत हो। और यही बात लोगों को समझाइए, लोग इन द सेंस बच्चों को। और आप अगर बड़े हैं, मुझे सुनने वाले अगर अच्छी ग्रुप यंगस्टर हैं, तो प्लीज़ आप लोग कुछ कीजिए। मैं भी कर रहा हूँ अपने लेवल पे, मैं बताऊंगा आपके आगे। If you see someone in such a situation, then contact to police and NGOs, because police and NGOs ही लास्ट ऑप्शन है कि यही लोग बाल श्रमों को अच्छी तरीके से पुनर्वास करा सकते हैं, रिहेबिलिटेशन में ला सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे NGOs इंडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम बच्चों तक सरकार और NGOs पहुंच रही है। ऐसे ही NGOs में से नाम है जो NGO चल रही है, कैलाश सत्यार्थी जी की। मैं इनको एक मसीहा के तौर पर मानता हूँ और मैं इनको आदर्श के तौर पर देखता हूँ। इनके बारे में डिटेल जानते हैं, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा मैं, हल्की फुल्की सी। विदिशा में इनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर रह चुके हैं ये, ठीक है। लेकिन 26 की उम्र में इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी, बाल संरक्षण के कारण, माने बच्चों के जीवन को सुधारने के लिए। मतलब आप सोचिए कि 26 साल की उम्र में लोग अपनी लाइफ को सेटल करते हैं, शादी इत्यादि करते हैं, उस वक्त इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी बाल संरक्षण के लिए, सोशल वर्क के लिए। स्प्रिट होती है ये। 1980 से इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी। 144 देशों के 83,000 से ज़्यादा बच्चों को ये बचा चुके हैं, जिसमें चाइल्ड अब्यूजमेंट, सेक्सुअल हरासमेंट और फोर्स चाइल्ड लेबर को इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, ऐसे बच्चों को, और लगातार कर रहे हैं। और पुरस्कारों की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे इतने सारे पुरस्कार लिख ही नहीं सकता था, मतलब बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिखे, एक शुरुआत का और अभी सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि 2014 नोबेल शांति और 94 द अचेना अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार जर्मनी। प्रेरणात्मक घटना एक इनकी है, हम जिससे सीख सकते हैं कि देश के खदानों में जबरन बच्चों से काम किए जाने की जानकारी मिली इनको, ठीक है। हमारे इंडिया की बात है, ठीक है। एक जगह एक घटना है, तो वहाँ खदान मतलब सबसे जहाँ से पत्थर, कोयला इत्यादि निकालते हैं, तो पत्थर की खदान थी, ठीक है। पत्थरों में, खदान में बच्चे काम कर रहे थे सैकड़ों की भाव से। तो वहाँ उनको जानकारी मिली और बच्चों को बचाने के लिए पहुँच गए, जहाँ पे इनके पूरी टीम के ऊपर इतना भयंकर पथराव हुआ कि मतलब मारने वाला पथराव, कि मार दे जैसे उस पथराव, और इनके 2 साथी मर गए। ईश्वर की कृपा से सत्यार्थी बच गए, कान में आग पे चोट आई और बच गए, और वहाँ से ये उन बच्चों को निकाल करके ले आए। हमें कुछ सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए हमें? एटलीस्ट ये तो कि अगर हम वो सब नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हम अपने अच्छे विचारों के साथ अच्छी नॉलेज को तो स्प्रेड तो कर सकते हैं ना। अफवाहों को तो आगे नहीं बढ़ने देना। आजकल तो बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, तुरंत ये हो गया, तुरंत आगे बढ़ा दो। देखिए पहले क्या है क्या नहीं है। वर्क्स की बात कर लीजिए, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन, मैं भी इसी फाउंडेशन के बारे में बात कर रहा था। कैलाश सत्यार्थी की पूरी फाउंडेशन इसको वर्क करती है, पूरी टीम है, बहुत बड़ी टीम है, वॉलंटियर्स हैं, ठीक है। और इनकी जो वर्क हैं, प्रोग्राम्स हैं, देखिए मुक्ति आश्रम एंड बाल आश्रम,
ये रिहेबिलिटेशन सेंटर है कि जब बच्चों को लाया जाता है, इस तरह के बच्चे जो प्रताड़ित होते हैं किसी भी तरह से, चाहे शारीरिक मानसिक, और उनको अच्छी तरीके से पूरी मतलब उस पूरी लाइफ में फिर से लौटाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर के निर्माण होते हैं। रिहेबिलिटेशन सेंटर का मतलब होता है पुनर्वास, ठीक है, फिर से उस जीवन में लाने के लिए वो अच्छे वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, सब तरीके की व्यवस्था होती है। तो मुक्ति आश्रम, बाल आश्रम, इनके इस तरह से रिहेबिलिटेशन सेंटर चल रहे हैं। और इनके जो स्टार्टिंग के जो अच्छे काम है, जो शुरुआत के ज़बरदस्त, और मैं सिर्फ अच्छा वर्ड तो बहुत कम है, ग्लोबल मार्च अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 1998, बाल श्रम के खिलाफ सख्त अंतर्राष्ट्रीय कानून की मांग इन्होंने पूरी दुनिया में उठाई और 103 देशों से लेकर के 80,000 किलोमीटर की यात्रा को कंप्लीट किया। महात्मा गांधी को अपना आदर्श मानते हैं। विदिशा में जना मैंने बताया, मध्य प्रदेश में एक रैली, एक फंक्शन के दौरान इन्होंने स्टेज पे कहा था कि अगर महात्मा गांधी जी को नोबेल पुरस्कार मिला, क्योंकि महात्मा गांधी जी को 3 बार नोबेल पुरस्कार में नॉमिनेट किया गया था लेकिन उन्हें नहीं मिला, और वहाँ पे बहुत भावुक हो गए इस बात को लेकर कि अगर उनको मिला होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता। और उसी के तहत मतलब महात्मा गांधी जी ने तो पद यात्राएं की थी, तो वैसी ही पद यात्रा इन्होंने 103 देशों में जाकर के 80,000 किलोमीटर के तक लोगों को, पूरी दुनिया को जागरूक किया। किस बात के लिए? कि बाल श्रम और चाइल्ड अब्यूज़ और चाइल्ड सेक्सुअलिटी के लिए उनको अवेयर किया, क्योंकि लोग बात नहीं कर रहे थे इस विषय पे। आगे इन्होंने एक अभियान स्टार्ट किया 2016 में किया, 100 मिलियन फॉर 100 मिलियन कैंपेन, ठीक है। माने 100 मिलियन जो यूथ होंगे वो 100 मिलियन बच्चों तक पहुंचे, उनके जीवन को सुधारने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको उस एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए, उनको जानकारी देने के लिए, मतलब एनी हाउ अगर ऐसा हो जाता है तो देश की स्थिति ही बदल जाएगी। क्योंकि मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब प्रताड़ित बच्चे होते हैं। हालांकि मुझे इसका कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली, इसलिए मैंने यहाँ पे कहीं मेंशन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं। बाल यौन शोषण के खिलाफ लोगों का आह्वान के लिए 2017 में 12,000 किलोमीटर की भारत यात्रा की। सत्यार्थी जी की बात कर रहे हैं हम, कश्मीर से कन्याकुमारी, क्योंकि लोगों को जागरूक करने के लिए। बाल यौन शोषण का बहुत बड़ा मुद्दा रहता है हमेशा कि बच्चों के साथ कुछ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। बेहद दुखी होते हैं जब भी कोई घटना होती है तब, और हर कोई घटना दुखी होता है। और इस पूरी यात्रा में इनके साथ ब्यूरोक्रेसी, बड़े बड़े मतलब फिल्म स्टार और बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है, आप जानते हैं ISPCS जो भी होते हैं ना, राजशाही नौकरशाही, सब लोग इनके साथ जुड़े। अब वर्तमान समय में इन्होंने एक चिंता व्यक्त की है। मई के महीने में इन्होंने अपनी वेबसाइट में इनकी पढ़ रहा था, उसमें देखा कि कोविड-19 के दौरान बच्चों का ध्यान रखने का पूरी दुनिया को संदेश दिया इन्होंने, क्योंकि इस दौरान बच्चों के साथ शोषण होना बहुत मतलब ज़्यादा संभावना है, और हर तरह का शोषण, चाहे शारीरिक शोषण हो, यौन शोषण हो, मानसिक शोषण हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता ध्यान नहीं रखते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम इंडिया की लेवल की बात नहीं, हम सब जगह की बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है पॉलिटिशियंस को और पब्लिक फिगर्स को कि आप लोग इस पर नज़र बना के रखिए, वॉलंटियर्स को। अब कोविड-19 का टाइम है, आप जानते ही हैं, सारा काम घर से हो रहा है, तो इन्होंने वॉलंटियर्स को भी वर्चुअल वॉलंटियर्स के लिए एक इन्होंने स्टार्ट किया। देखो मैंने तीसरे पॉइंट पे लिखा है वर्चुअल वॉलंटियर्स, माने कि आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के वर्चुअल वॉलंटियर्स की एक छोटा सा कोर्स है, 2 से 3 घंटे की कुछ एक्टिविटीज़ है, मतलब उसको पूरा करके, और उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो उनको करने के बाद आप वर्चुअल वॉलंटियर की तरह से काम कर सकते हैं। उसमें क्या करना होता है कि ऐसे बच्चे, मतलब सभी तरह के बच्चों तक पहुंच करके उन्हें इस चीज़ के लिए, खास करके बाल श्रम और बाल शोषण के प्रति अवेयर करना है, और उनके मतलब जो भी एक्टिविटीज़ वहाँ पे बताई जाएंगी तो उन्हें जोड़ना है। वॉलंटियर्स का काम तो यही है ना कि लोगों तक जागरूकता फैलाए, जानकारी पहुँचाए। एक वॉलंटियर्स, मैं भी इसका ही हिस्सा हूँ, वर्चुअल वॉलंटियर्स का ही मैं हिस्सा हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा बाहर जा करके बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, पढ़ा सकता हूँ, आप लोगों को अवेयर कर सकता हूँ, तो मैं भी वर्चुअल वॉलंटियर का ही हिस्सा हूँ, और मैं भी लॉकडाउन में ही हुआ हूँ इस वर्चुअल वॉलंटियर का हिस्सा, कैलाश सत्यार्थी जी की फाउंडेशन का। और अब बात करते हैं इनकी जो ये फॉर रूरल मतलब ग्रामीण बच्चों के लिए, उनको बचाने के लिए या उनको वहाँ से मतलब क्या बोलेंगे संभालने के लिए, अच्छी तरह से व्यवस्थित जीवन प्रदान करने के लिए बाल मित्र ग्राम। तो ये ग्राम माने समझ में ही आ रहा होगा रूरल के लिए, और बाल मित्र मंडल फॉर अर्बन, इसमें सभी मतलब देश के हर कोने के लोगों के लिए है।
और ये जो हेल्पलाइन नंबर है ये इन्हीं का है, कैलाश सत्यार्थी जी की फाउंडेशन का, कि इस पे अगर कोई बच्चा इस पे कॉल करे या मतलब जो भी अगर हम नहीं भी कर मतलब बच्चा अगर नहीं भी कर पा रहा है और बच्चे के साथ हम ऐसा कुछ होते हुए देख रहे हैं तो हमें इन्फॉर्म करना चाहिए। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम फेक कॉल करके किसी को परेशान करें, बिल्कुल नहीं, ये इसका बिल्कुल ये मेरा मतलब बिल्कुल भी नहीं है। बहुत गंभीर बात है, बहुत संवेदनशील बात है। और इंडियन गवर्नमेंट की चाइल्ड हेल्पलाइन मैंने विधि मुझे लगा उचित लगा, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर जाने के बाद कौन देखेगा कौन नहीं देखेगा ये मेरे हाथ में नहीं होगा। आशा करता हूँ आपको कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। और जो भी अगर आपको कुछ लगा हो कि मैंने कुछ ज़्यादा या कम बोला हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। सुनने के लिए